स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं, पर किसी नए इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस अनदेखे लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली पहलू की, जो अक्सर ट्रेडर्स की सफलता या असफलता तय करता है। उनकी अपनी सोच, उनकी भावनाएं और हाँ, उनका अनुशासन। आज की हमारी बातचीत का आधार है मार्क डगलस की बहुत ही प्रभावशाली किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। इसका एक हिंदी सारांश हमारे पास है और हमारा मकसद है ट्रेडिंग रणनीतियों की सतह से थोड़ा नीचे जाना, उन मानसिक और भावनात्मक गहराइयों को समझना। बिल्कुल। ये किताब एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ये बाजार के विश्लेषण से ज्यादा जोर ट्रेडर के अपने अंदरूनी नियंत्रण पर देती है। ऐसा लगता है जैसे कहा जा रहा हो, असली बाजार आपके दिमाग के अंदर है। ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण उपकरण है और पहली बार सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि सफलता बाहर नहीं अंदर खोजी जानी चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सच है। अक्सर ट्रेडर की अपनी मनोवैज्ञानिक बनावट, मतलब उसकी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं ही उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। बाजार की कोई चाल उतनी बड़ी रुकावट नहीं होती जितनी ट्रेडर की अपनी सोच बन जाती है। इसलिए ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत काम की है जो ट्रेडिंग में नए हैं या जो अनुभवी होकर भी अपनी परफॉर्मेंस में एक ठहराव सा महसूस कर रहे हैं और उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। यहाँ तकनीक के साथ साथ इस मनोविज्ञान के खेल को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं उस पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती से, ट्रेडर का आंतरिक संघर्ष। सारांश बताता है कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है खुद पर काबू पाना। इसमें 3 मुख्य विलेन का जिक्र है: डर, लालच और उम्मीद। ये तो सुनने में बड़ी जानी पहचानी भावनाएं लगती हैं ना, लेकिन ट्रेडिंग में ये इतनी खतरनाक कैसे बन जाती हैं? बिल्कुल, महसूस करना तो स्वाभाविक है, पर इन पर आप रिएक्ट कैसे करते हैं? खेल सारा वही है। देखिए, ट्रेडिंग का माहौल अनिश्चितताओं से भरा है। डर आपको तब जकड़ सकता है जब एक अच्छा अवसर सामने हो, लेकिन आप पिछला नुकसान याद करके ट्रेड लेने से हिचकिचा जाएं। हाँ, ऐसा होता है। या फिर जरा सा बाजार आपके खिलाफ जाए तो आप डर के मारे जल्दी निकल जाएं, जबकि आपकी रणनीति शायद सही थी। और लालच, ये तब हावी होता है जब ट्रेड आपके पक्ष में जा रहा हो और आप सोचते हैं थोड़ा और रुक जाते हैं। हाँ। और सही समय पर मुनाफा बुक करने से चूक जाते हैं और फिर बाजार पलट जाता है, नुकसान हो जाता है या मुनाफा कम हो जाता है। और उम्मीद कैसे नुकसान करती है? उम्मीद ये शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब कोई ट्रेड घाटे में जा रहा हो तो उम्मीद आपको उसमें बने रहने को कहती है, इस झूठी आस में कि बस अब पलटेगा, अब ऊपर जाएगा, जबकि सारे संकेत बाहर निकलने के होते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो गया होता है, पर आप उम्मीद में बैठे रहते हैं। समझ गई। यहाँ किताब का एक मूल विचार समझना जरूरी है। मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता, मतलब बाजार पूरी तरह से न्यूट्रल है। उसे आपकी भावनाओं, आपकी जरूरतों, आपके डर या लालच से कोई लेना देना नहीं है। वो बस मांग और आपूर्ति के आधार पर चलता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना, जैसा कि सारांश बताता है, पहला कदम है। इसी से जुड़ी एक और अहम बात है, मार्केट हमेशा सही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट हमेशा लॉजिकल या एफिशिएंट होता है, नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेड का नतीजा नुकसान है तो मार्केट गलत नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि आपकी समझ, आपकी रणनीति या उस रणनीति पर टिके रहने का आपका अनुशासन, वो मार्केट की मौजूदा हकीकत से मेल नहीं खा रहा है। मार्केट ने आपको एक फीडबैक दिया है और वो फीडबैक हमेशा सही है। दोष मार्केट का नहीं, शायद आपके विश्लेषण या एक्शन का है। ये मार्केट हमेशा सही है वाली बात पे थोड़ा और सोचना होगा। मतलब अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं ये नहीं कह सकती कि मार्केट अजीब बर्ताव कर रहा है। बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे ये देखना है कि मैंने मार्केट को समझने में या अपनी योजना पर अमल करने में कहाँ गलती की। ये तो पूरी जिम्मेदारी ट्रेडर पर डाल देता है। हाँ, और ये जिम्मेदारी लेना ही मनोवैज्ञानिक बदलाव की शुरुआत है। यही डगलस का मेन पॉइंट है। ज्यादातर लोग नुकसान के लिए बाहरी फैक्टर्स को दोष देना पसंद करते हैं। खबर खराब आ गई, किसी बड़े प्लेयर ने गेम कर दिया, मार्केट मैनिपुलेटेड है, ये सब। हाँ, ये आम बातें हैं। जबकि डगलस का दृष्टिकोण कहता है कि बाहरी कारक तो हमेशा रहेंगे, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जिसे कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपकी अपनी प्रतिक्रिया, आपकी रणनीति और आपका अनुशासन। जब आप ये मान लेते हैं कि नतीजा आपके अपनी कार्यवाहियों का प्रतिबिंब है, तभी आप सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मार्केट को दोष देने से आप सीखते नहीं हैं, अपनी प्रोसेस की समीक्षा करने से सीखते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट से लड़ना नहीं है और दोष भी नहीं देना है, तो फिर रास्ता क्या है? जाहिर है सोच बदलनी होगी। यहीं पर किताब ट्रेडिंग को एक अलग नजरिए से देखने की सलाह देती है, एक संभावना यानी प्रोबेबिलिटी के खेल के तौर पर। यहाँ बात वाकई
सोचने का नजरिया बदल देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शायद इस किताब के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। ट्रेडिंग को संभावना के खेल के रूप में देखना आपकी पूरी भावनात्मक प्रतिक्रिया को बदल सकता है। जब आप ये गहराई से समझ लेते हैं कि हर ट्रेड सेटअप, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, उसकी सफलता की केवल एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। गारंटी नहीं, हाँ। तो आप किसी एक ट्रेड के नतीजे से भावनात्मक रूप से जुड़ना कम कर देते हैं। आप जानते हैं कि कुछ ट्रेड सफल होंगे, कुछ असफल, ये खेल का हिस्सा है। आपका ध्यान हर एक ट्रेड जीतने पर नहीं रहता, बल्कि लंबी अवधि में एक ऐसी रणनीति पर अमल करने पर केंद्रित हो जाता है जिसका कुल मिलाकर सकारात्मक परिणाम निकलने की संभावना हो। और यहीं पर, जैसा कि सारांश में बताया गया है, रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन और पोजीशन साइजिंग यानी पोजीशन का आकार तय करना, इनकी भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप जानते हैं कि नुकसान होना निश्चित है, मतलब कुछ ट्रेड्स गलत जाएंगे ही, तो आपकी पहली प्राथमिकता अपनी पूंजी की रक्षा करना बन जाती है। अच्छा। जोखिम प्रबंधन के जरिए आप पहले से तय करते हैं कि आप किसी एक ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का कितना प्रतिशत जोखिम में डालेंगे। मान लीजिए 1% या 2%, ज्यादा नहीं। अच्छा। और पोजीशन साइजिंग से आप तय करते हैं कि इस जोखिम प्रतिशत के हिसाब से आपको कितने शेयर या कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या बेचने हैं। अच्छा, ओके। ये दोनों मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि लगातार कुछ ट्रेड्स गलत होने पर भी आप खेल से बाहर ना हो, आपकी कैपिटल बची रहे। सही बात। ये आपको भावनात्मक दबाव से भी बचाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी एक ट्रेड का नुकसान सीमित है, मैनेजेबल है। में जब पैसा जाता है तो स्वीकार करना मुश्किल होता है। किताब इस स्वीकार्यता को कैसे समझाती है? किताब इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिए से देखती है। स्वीकार्यता का मतलब हार मान लेना या पैसिव हो जाना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता को पहचानना, और वास्तविकता ये है कि ट्रेडिंग में 100% सफलता दर असंभव है, कोई नहीं कर सकता, नुकसान होगा। अनुशासित ट्रेडर इस नुकसान को व्यक्तिगत विफलता के रूप में नहीं देखता, वो इसे बाजार से मिले एक फीडबैक के रूप में देखता है। वो सोचता है, ओके, ये ट्रेड काम नहीं किया, क्यों? क्या मेरी रणनीति में कमी थी? क्या मैंने एंट्री गलत ली? क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट का पालन नहीं किया? अच्छा, एनालिसिस करता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इस तरह वो हर नुकसान से कुछ सीखता है और अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। वो नुकसान से भावनात्मक रूप से परेशान होकर अगले ट्रेड में बदला लेने की कोशिश नहीं करता, जो कि बहुत आम है। हाँ, रिवेंज ट्रेडिंग। बिल्कुल, वो शांति से विश्लेषण करता है। ये स्वीकार्यता आपको भावनात्मक स्थिरता देती है और आपको अगले अवसर के लिए तैयार रखती है। मान लीजिए आपने एक नियम बनाया कि किसी खास पैटर्न पर ही ट्रेड लेंगे। एक ट्रेड में नुकसान हुआ। स्वीकार्यता का मतलब है ये जांचना कि क्या पैटर्न सही था, क्या नियम का पालन हुआ। अगर हाँ, तो ये सिर्फ संभावना का खेल था, एक ट्रेड को लग गया। अगर नहीं, तो अगली बार नियम का पालन करना है। सिंपल। ठीक है, तो मानसिकता सही दिशा में है, संभावनाओं का गणित समझ आ गया है और नुकसान को स्वीकार करना भी सीख रहे हैं। पर इन सबको असल ट्रेडिंग में उतारने के लिए जो गोंद चाहिए वो है अनुशासन। सारांश अनुशासन और जुए के बीच एक बहुत स्पष्ट रेखा खींचता है। कहता है कि बिना अनुशासन के बेहतरीन रणनीति भी जुआ बन सकती है। सही बात है। व्यावहारिक तौर पर ये अनुशासन दिखता कैसे है? सारांश में एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट पहले से तय करने की बात है, लेकिन असली चुनौती तो तब आती है जब ट्रेड चल रहा हो और मन कहता है थोड़ा और रुक जाओ, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, या अरे नहीं जल्दी निकलो, नुकसान बढ़ रहा है। उस वक्त योजना पर टिके रहना ये कैसे संभव होता है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। यही तो असली परीक्षा है, और ये अनुशासन ही भावनाओं पर लगाम लगाने का सबसे कारगर तरीका है। जब आपके पास एक लिखित परखी हुई ट्रेडिंग योजना होती है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि आप कब ट्रेड में प्रवेश करेंगे, कहां अपना नुकसान सीमित करेंगे, स्टॉप लॉस, और कहां मुनाफा लेंगे, प्रॉफिट टारगेट, तो आप ट्रेड के दौरान उठने वाले भावनात्मक तूफानों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। बाजार ऊपर नीचे होगा, आपका दिल तेजी से धड़केगा, डर और लालच फुसफुसाएंगे, ये होगा ही। लेकिन अगर आपके पास एक योजना है जिस पर आपने पहले विचार किया है, जिसे आपने शायद बैक टेस्ट किया है, तो आपके पास टिके रहने के लिए एक लॉजिकल आधार होता है, एक एंकर की तरह। बिल्कुल। आप भावनाओं के क्षणिक आवेग में बहने के बजाय अपनी योजना का पालन करते हैं। अनुशासन का मतलब है अपनी योजना पर भरोसा करना, खासकर तब जब ऐसा करना सबसे मुश्किल लगे। यहां किताब का एक और शक्तिशाली विचार सामने आता है, ट्रेडिंग बिजनेस न कि जुआ।
इस नजरिए को अपनाने से बहुत फर्क पड़ता है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अच्छा। हाँ, सोचिए एक सफल बिजनेस मालिक कैसे काम करता है। वो भावनाओं में बहकर अचानक से अपनी पूरी दुकान बेच नहीं देता या रातों रात दुगनी इन्वेंट्री नहीं भर लेता। नहीं, वो योजना बनाता है, कैश फ्लो का प्रबंधन करता है, जोखिम का आकलन करता है, अपनी पूंजी की रक्षा करता है और लगातार अपनी रणनीतियों की समीक्षा और सुधार करता है। हाँ, एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल। डगलस के अनुसार ट्रेडिंग को भी ठीक इसी तरह देखना चाहिए। हर ट्रेड बिजनेस का एक लेन देन है। आपका लक्ष्य है लगातार मुनाफा कमाना, कैश फ्लो, अपनी ट्रेडिंग पूंजी को सुरक्षित रखना, कैपिटल प्रोटेक्शन और एक ठोस आजमाई हुई रणनीति पर टिके रहना। निर्णय भावनाओं या अंदर की आवाज पर नहीं, बल्कि आपकी योजना, आपके विश्लेषण और बाजार से मिल रहे डेटा के आधार पर लिए जाने चाहिए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अनुशासन ही वो प्रक्रिया है जो आपकी रणनीति को भावनाओं के हस्तक्षेप से बचाकर नतीजों में तब्दील करती है। ये कोई जुनून या उत्साह की कमी नहीं है, बल्कि एक पेशेवर रवैया है, प्रोफेशनल अप्रोच। ये सब सुनने के बाद पूरी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। हमने शुरुआत की ट्रेडर के अंदरूनी संघर्षों से, फिर देखा कि कैसे संभावनाओं को समझने से नजरिया बदलता है और अंत में ये समझा कि अनुशासन ही इन सबको बांध कर रखता है और असल नतीजों तक पहुंचाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो स्रोत से मुख्य सीखें क्या है? एक तरह से समराइज करें तो मुख्य सीखें काफी स्पष्ट हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी सीख ये है कि ट्रेडिंग में बाहरी सफलता से पहले आंतरिक सफाई जरूरी है। अपनी मानसिकता, अपनी भावनाओं, अपने पूर्वाग्रहों को समझे बिना और उन्हें मैनेज करना सीखे बिना बाजार में लगातार टिके रहना लगभग असंभव है। ठीक है। दूसरी अहम सीख है कि सिर्फ एक अच्छी रणनीति जान लेना काफी नहीं है। असली शक्ति अनुशासन, एक स्पष्ट योजना और कठोर जोखिम प्रबंधन में है। ये आपके वो हथियार हैं जो आपको भावनाओं के उतार चढ़ाव और बाजार की अनिश्चितताओं से बचाते हैं। और तीसरी जो इन दोनों को संभव बनाती है वो है हार और नुकसान को स्वीकार करने की क्षमता। इसे विफलता नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा मानना। जब आप नुकसान से डरना बंद कर देते हैं और उसे जानकारी के स्रोत की तरह इस्तेमाल करते हैं, तभी आप लगातार जीतने की मानसिकता विकसित कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर संदेश ये उभरता है कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करना चार्ट पढ़ने या इंडिकेटर समझने के तकनीकी कौशल से कहीं बढ़कर अपनी भावनाओं और सोच को प्रबंधित करने की एक मनोवैज्ञानिक कला है ना? बिल्कुल, समग्र संदेश यही है। तकनीकी कौशल आवश्यक हैं, वो आपका आधार है, लेकिन वो नींव तभी मजबूत होगी जब उसके ऊपर मानसिकता और अनुशासन की इमारत खड़ी हो। जैसा कि सारांश इशारा करता है, एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की असली पहचान ये नहीं है कि वो कभी हारता नहीं, बल्कि ये है कि वो जीत और हार दोनों को एक समान भावनात्मक स्थिरता के साथ स्वीकार करता है। ना तो जीत के अत्यधिक उत्साह में बह जाना, न ही हार के गहरे अवसाद में डूब जाना। हर नतीजे को निष्पक्ष रूप से देखना, उससे सीखना और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना, यही कुंजी है। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया जाए, बल्कि ये तो आत्म प्रबंधन की एक निरंतर यात्रा है, चलती रहती है। तो अंततः ये चर्चा हमें ये दिखाती है कि ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता का तराजू बाहरी बाजार की चालों से ज्यादा हमारे अंदरूनी कारकों की ओर झुका हुआ है। हमारी सोच, हमारी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण और हमारा अनुशासन। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार उत्तेजक प्रश्न मन में आता है जो सीधे तौर पर स्रोत के आंतरिक नियंत्रण पर जोर देने की भावना से जुड़ता है। अगर ट्रेडिंग में सफलता इतनी ज्यादा हमारी आंतरिक अवस्थाओं, भावनाओं, अनुशासन, मानसिकता पर महारत हासिल करने पर निर्भर करती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ट्रेडिंग के नियम और रणनीतियां सीखने से आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिक आत्म प्रबंधन की अन्य तकनीकों को खोजना और अभ्यास करना, जैसे कि माइंडफुलनेस, इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज या शायद कॉग्निटिव बिहेवियरल तकनीकों के सिद्धांत, क्या ये सब सीखना इस क्षेत्र में गंभीर किसी भी व्यक्ति के लिए अगला तार्किक और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है? ये सवाल सीधे सारांश से नहीं है, पर उसकी मूल आत्मा से उपजता है और आगे की खोज के लिए एक दिशा दे सकता है। ये वाकई गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। आज की ये विस्तृत चर्चा मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के हमें उपलब्ध कराए गए हिंदी सारांश पर आधारित थी। उम्मीद है इस बातचीत ने ट्रेडिंग को समझने और उसमें सफल होने के लिए जरूरी मान